एक ऐसी सल्तनत का तसव्वुर करें जो गोया रातों रात खड़ी हो गई हो और सिर्फ एक सदी में बहरे ओशियानूस से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक फैल गई हो। आज हम इसी हैरानकुन दास्तान को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इब्तिदाई मुस्लिम खिलाफत इतनी नाकाबिले यकीन तेजी से उभरी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे? चंद सहराई कबाइल कैसे तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक बन गए, और वो भी सिर्फ एक सदी के अंदर? चलें इस सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उस वक्त की दुनिया कैसी थी, फिर वो कौन सी चिंगारी थी जिससे ये सब शुरू हुआ। उसके बाद देखेंगे कि ये फुतूहात इतनी तेज कैसे हुई, उनकी कामयाबी का फॉर्मूला क्या था, और आखिर में ये कि एक सल्तनत को सिर्फ फतह ही नहीं किया जाता, उसे बनाया कैसे जाता है। तो चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं 7वीं सदी के आगाज से, एक ऐसी दुनिया से जिस पर 2 बहुत बड़ी ताकतों, 2 जायंट्स का राज था। लेकिन ये वो जायंट्स थे जो बुरी तरह थक चुके थे। देखें, बाज़ंतीनी और सासानी सल्तनतें सदियां हो गई थी इन्हें एक दूसरे से लड़ते हुए। ये एक ऐसी जंग थी जिसने दोनों को नचोड़ कर रख दिया था। आप यूं समझें कि 620 की दहाई तक ये 2 हैवीवेट बॉक्सर्स की तरह थे जो 15 राउंड लड़ चुके हों। खड़े तो थे लेकिन बिल्कुल बेदम, और इनकी इसी कमजोरी ने एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी ताकत का खला पैदा कर दिया। और ये सिर्फ जंग की थकन नहीं थी, हालात इससे भी बदतर थे। लामुंतहा इन जंगों के साथ साथ बार बार आने वाली वबाओं ने आबादियों को कमजोर कर दिया था। सासानी सल्तनत खुद अंदरूनी सियासी बहरान का शिकार थी। मतलब ये कि ये दोनों सुपर पावर्स बाहर से जितनी भी बड़ी नजर आती हों, अंदर से खोखली हो चुकी थीं और किसी भी नई गैर मुतवक्का ताकत के सामने टूटने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। तो जब दुनिया के बड़े स्टेज पर यह सब चल रहा था, इसी अफरा तफरी के बीच जजीरा नुमा अरब के सहराओं में एक नई ताकत उभर रही थी। एक ऐसी तहरीक जो बहुत जल्द सब कुछ बदल देने वाली थी। यहाँ पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने वो काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। जो अरब कबाइल हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, वो पहली बार एक अकीदे, एक मकसद और एक झंडे तले इकट्ठे हो गए। सोचें जरा, वो सारी तवानाई जो पहले आपस की लड़ाइयों में जाया होती थी, अब एक सिमत में बाहर की दुनिया की तरफ मरकूज होने को तैयार थी। और फिर जो हुआ वो किसी धमाके से कम नहीं था। ये नई मुत्तहिद ताकत जब अरब से निकली तो जंगल की आग की तरह फैली। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि देखने वाले दंग रह गए। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को लपेट में लेती चली गई। इस टाइमलाइन को देखकर अंदाजा होता है कि हम किस रफ्तार की बात कर रहे हैं। सिर्फ चंद दहाइयों का अरसा और एक सल्तनत बर्रे आज़मों तक फैल गई। ये कोई आहिस्ता आहिस्ता होने वाली पेशकदमी नहीं थी, ये एक तूफान था जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। 636 में दिमश्क जैसा कदीम शहर जो बाज़ंतीनी सल्तनत का एक अहम मरकज था, फतह हो गया। ये एक बहुत बड़ी अलामती फतह थी, एक इशारा था कि पुरानी ताकतों का दौर अब खत्म हो रहा है। और उसके सिर्फ 2 साल बाद ही यरूशलेम जैसा मुकद्दस शहर भी इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। और यहाँ एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद शहर में दाखिल हुए और वहाँ के ईसाई बाशिंदों को ना सिर्फ अमान दी बल्कि उनकी मजहबी आज़ादी की ज़मानत भी दी। इसके बाद नंबर आया मिस्र का। मिस्र को बाज़ंतीनी सल्तनत का ग्रीन बास्केट या अनाज घर कहा जाता था। इसकी फतह इतनी तेज और मुकम्मल थी कि इसने ना सिर्फ नई सल्तनत के लिए खुराक का एक मुस्तकिल जरिया यकीनी बनाया बल्कि बाज़ंतीनियों की माशी कमर भी तोड़ दी। तो फिर वही सवाल, आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इतनी बड़ी कामयाबियां, क्या ये सिर्फ किस्मत थी? जी नहीं, ये किस्मत से कहीं बढ़कर था। ये बहुत से अवामिल का एक ऐसा बेहतरीन मजमुआ था जिसने कामयाबी का एक जबरदस्त फॉर्मूला बना दिया। तो ये फॉर्मूला था क्या? देखें, इसके 2 पहलू थे। एक तरफ तो वो थकी हुई कमजोर सल्तनतें थीं जिनका हमने जिक्र किया, और दूसरी तरफ एक ऐसी फौज थी जो नजरियाती तौर पर मुत्तहिद थी, जिसका हौसला आसमान पर था और जो बहुत तेज हरकत कर सकती थी। उन्होंने अपने दुश्मनों की कमजोरियों का बिल्कुल सही फायदा उठाया। मौरिखीन भी इस तेजी पर हैरान हैं। जैसा कि जेम्स बुचन लिखते हैं कि रफ्तार और वसत में इन फतूहात का मुकाबला सिर्फ सिकंदर आजम की फतूहात से किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था, सिकंदर के बरक्स ये सल्तनत कायम रहने के लिए बनाई गई थी। अच्छा, जंगें जीतना और इलाके फतह करना एक बात है, लेकिन अब असल चैलेंज सामने था।
इतनी बड़ी और इतनी मुतनव्वा सल्तनत पर हुकूमत कैसे की जाए, ये काम शायद जंग लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। तो उन्होंने ये कैसे किया? इसका एक अहम जवाब जजिया की पॉलिसी में था। ये बुनियादी तौर पर एक टैक्स था जो गैर मुस्लिम आबादी यानी अहले किताब जैसे कि ईसाइयों और यहूदियों पर लागू होता था। इस टैक्स के बदले में उन्हें फौजी खिदमात से छूट मिल जाती थी और अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी, और हाँ, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी रियासत की जिम्मेदारी होती थी। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था इतनी बड़ी गैर मुस्लिम आबादी पर हुकूमत करने का। और सच तो यह है कि बहुत सी जगहों पर जैसे शाम और मिस्र में मकामी आबादी के लिए यह तब्दीली एक तरह की बेहतरी थी। बाज़ंतीनी हुकूमत के दौरान उन्हें अक्सर भारी टैक्स देने पड़ते थे ताकि सल्तनत की जंगों का खर्च पूरा हो सके, और अगर वो सरकारी ईसाई फिरके से ताल्लुक नहीं रखते थे तो उन पर जुल्म भी होता था। इसके मुकाबले में नया निज़ाम अक्सर कम टैक्स और ज़्यादा मजहबी आज़ादी लेकर आया। तो ये सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं थी या सिर्फ झंडे नहीं बदले थे, ये एक पूरी नई तहजीब की बुनियाद रखी जा रही थी। बसरा, कूफा और फुस्तात जैसे नए शहर इंतजामी मराकज़ के तौर पर बसाए गए। अरब, फारसी और बाज़ंतीनी सकाफतें आपस में घुल मिल रही थी और इस मिलाप से एक बिल्कुल नया मुआशरा जन्म ले रहा था। और इन सब का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी सल्तनत जो अपने उरूज पर तकरीबन 1 करोड़ 13 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। ये इतना बड़ा रकबा है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। यूं समझें कि आज के अमेरिका और चीन दोनों को मिला दें, उससे भी बड़ा इलाका। और यही बात हमें अपने आखिरी और सबसे अहम नुक्ते पर लाती है। देखें, फतूहात तो कहानी का सिर्फ पहला बाब थी। इस सल्तनत की असल मिराज ये नहीं थी कि उसने कितना इलाका फतह किया, बल्कि ये थी कि उसने उस इलाके पर तामीर क्या किया। एक ऐसी तहजीब की बुनियाद रखी जिसने आने वाली कई सदियों तक इल्म, साइंस, फलसफा और आर्ट की दुनिया की क़यादत की। मगर ये एक अलग और बहुत लंबी कहानी है जिसे फिर कभी सुनाएंगे।